अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ के अंदर फेमिनिज्म के एस्पेक्ट को ट्रेस आउट करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो लाइट हाउस को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के ज़रिए एनालाइज करना और इसका क्रिटिकल ओवरव्यू लेना है। फेमिनिज्म हम जानते हैं एक लिटरेरी मूवमेंट है कि जिसकी डेवलपमेंट एवोल्यूशनरी थी और ये एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट है कि जो परपेचुएट करती है आइडियोलॉजी ऑफ वेमेंस राइट की, यानी इसके अंदर जो औरतों के हकूक़ हैं उनकी बात की जाती है और वेमेंस राइट्स की बात की जाती है। इट टॉक्स अबाउट वेमेन क्वेश्चन इन ऑल मेजर डिस्कोर्सेस। अब इसके अंदर जो विमेन के राइट्स की बात की जाती है वो तमाम डिस्कोर्सेस के अंदर की जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, चाहे सोशल डिस्कोर्स हो, चाहे कल्चर डिस्कोर्स हो। हर डिस्कोर्स के अंदर जो विमेन का स्टेटस है, उसके जो राइट्स हैं, उनकी बात की जाती है। तो हम इस सारे फिनोमेना को कह सकते हैं विमेन क्वेश्चन। फेमिनिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, हमने ऊपर भी बात की कि इसकी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, बहुत सारे फेजेस में इसकी डेवलपमेंट हुई। इसे डिवाइड किया जाता है 3 फेजेस के अंदर। अब एक बुक लिखी गई अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, जिसकी ऑथर थी एलेन शॉल्टर। उन्होंने जो फेमिनिज्म की डेवलपमेंट है उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया। जो नंबर 1 है वो फेमिनिन है, नंबर 2 द फेमिनिस्ट है, नंबर 3 स्टेज हमारे पास द फेमिनिस्ट स्टेजेस है। अब जो पहला स्टेज है फेमिनिज्म का वो 1840 में शुरू हुआ और 1880 के अंदर एंड हुआ। अब इस सिग्निफिकेंट पीरियड के दौरान क्या हुआ? इस सिग्निफिकेंट पीरियड के दौरान ये हुआ, जो फीमेल लिटरेरी फिगर्स थी वो इंटेलेक्चुअली साउंड होने की कोशिश कर रही थी और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके अंदर अपना इंटेलेक्ट जो है उसे वो प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेल सीडोनिम्स का इस्तेमाल किया। मेल सीडोनिम के बिहाइंड फिलॉसफी क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना था, एक ऐसा पीरियड था कि जहाँ जो फीमेल्स थी उनकी पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट और आर्टिस्टिक क्रिएशन बहुत कम थी। उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, जो हेजमनी थी वो मेल्स की थी। तो विमेन उस दौर की क्या करती थी, जो क्रिएटर्स होती थी वो ये करती थी कि वो मेल्स का नाम लेकर उनका नाम यूज़ करते हुए अपने वर्क्स पब्लिश करवाती होती थी। अगर वो अपने नाम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती तो उनको उस किस्म का अक्लेम हासिल ना हो सकता। जैसे हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है द मिल्स ऑन द फ्लॉस, जिसे पब्लिश किया गया था जॉर्ज एलियट नाम से और जेनेयर को पब्लिश किया गया था शार्लोट ब्रॉन्टेस के नाम से। अब जो सेकंड वेव आई फेमिनिज्म की वो 1885 से 1920 के दरमियान आई। अब इस फेज़ के अंदर क्या हुआ? इस फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम जो हुआ, जो विमेन हैं उन्हें राइट टू वोट हासिल हुआ, उन्हें हक़ राय दही का इख्तियार दिया गया। वोट का राइट जो है वो एक प्राइमरी राइट है किसी भी स्टेट के अंदर। जो विमेन थी उन्हें जो वोट टू राइट दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं इससे पहले भी ऐसा कानून था कि जिसके ज़रिए विमेंस को राइट टू वोट दिया जाता था, तो वो कंट्रोल वोटिंग होती थी कि जिसे ज़्यादातर जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो मेल फैमिली मेम्बर्स थे वो कंट्रोल करते होते थे। तो विमेन की जो से थी किसी भी मामले के अंदर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई वहाँ पर यह साबित किया गया कि जो विमेंस हैं उनके भी हुकूक हैं, उनके अंदर भी राइट टू वोट होना चाहिए और इसी वजह से उन्हें वोट का हक दिया गया। अब थर्ड वेव जो आई फेमिनिज्म की वो 1920 से शुरू हुई, जो अभी तक कायम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विमेन ने 2 काम किए। एक, उन्होंने इमिटेशन से जान छुड़ाई, जो वो इमिटेट करती थी मेल आर्टिस्ट को, उनसे जान छुड़ा ली। और दूसरा, प्रोटेस्ट से जान छुड़ाई। विमेन शोज मोर इंडिपेंडेंट एटीट्यूड। यहाँ पे जो ख़वातीन थी इस आइडियोलॉजी पे अमल करने वाली, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। वो नौकरियाँ भी करती थी, वो अपने घर को भी देखती थी। वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से फेड अप हो चुकी थी, जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनसे आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ और डोरोथी रिचर्डसन हैं। दोनों फेमिनिस्ट थी। दोनों के वर्क्स को अगर देखें तो उसके अंदर भी फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा टच और अमल दखल नज़र आपको आएगा। वर्जीनिया वुल्फ को देखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ के काम में हमें क्या चीज़ नज़र आती है? वर्जीनिया वुल्फ के काम में हमें उनकी इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट नज़र आती है। इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट किस बारे में थी? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो उनका जितना वर्क था वो इन 4-5 चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करता था और ज़्यादातर वो फेमिनिज्म को ही लेकर चलती थी। अब वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया? उन्होंने जो
औरतें थी उनकी सफरिंग्स को ज़ाहिर किया। सफरिंग्स को ऐसे ज़ाहिर किया कि जिस दौर के अंदर वो रही, जो वो मॉडर्निस्ट पीरियड था, उस दौर के इर्द गिर्द ज़्यादातर पट्रार्कल सोसाइटी थी जिसके अंदर मेल डोमिनेंस थी। विमेंस को कोई राइट्स हासिल नहीं थे, उनके पास राइट टू वोट बड़ी मुश्किल से उन्हें हासिल हुआ। उसके अलावा जो जितने भी फंडामेंटल्स राइट थे वो वुमेंस के पास नहीं थे। तो उन्होंने जो वुमेन की सफरिंग्स थी उन्हें अपने वर्क्स के ज़रिए ज़ाहिर किया। आपके सामने उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं वो टू द लाइट हाउस है, जिसके अंदर उन्होंने वुमेन की सफरिंग को ज़ाहिर किया पैट्रियार्कल माइंडसेट के बिहाइंड। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम देखते हैं कि विमेन को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी कि वो अपने आप को कल्चर, रिलीजन और मैन मेड जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन्हें आज़ाद करके बिल्कुल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट क्रीचर की तरह डील करें। वी कैन एनालाइज टू द लाइट हाउस विद फेमिनिस्ट कैनन। अब हमने फेमिनिज्म का एक टच ले लिया, तो अब इस फेमिनिस्ट थियरी को हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे नॉवल टू द लाइट हाउस के अंदर। नॉवल के अंदर हमारे पास दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 फीमेल कैरेक्टर हमारे पास लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर है, जो कि यंग एस्पायरिंग पेंटर हैं, जो कि पेंटिंग बना रही हैं मिसेस रैमसे की और उनके बेटे जेम्स की। दूसरा कैरेक्टर हमारे पास एक एल्डरली विमेन है मिसेस रैमसे, जो कि डोमेस्टिक टास्क परफॉर्म करने में ज़्यादा कंटेंट हैं और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। लिली ब्रिस्को एक हद पे हैं और मिसेस रैमसे एक हद में। लिली ब्रिस्को इंडिपेंडेंस चाहती हैं और उसके अलावा जो मिसेस रैमसे का कैरेक्टर है वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहती हैं। इस पीरियड के दौरान जो विमेन का रोल था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, उसी को ही वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क के अंदर जाहिर किया। दे आर पोर्ट्रेड विद द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब जो विमेन का रोल था उसे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे एक डेजिग्नेटेड वीडियो मौजूद है, आप चैनल में प्लेलिस्ट है उस पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या, ब्रीफ से मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि जिसे बहुत सारे ऑथर, स्पेसिफिकली मॉडर्निस्ट ऑथर ने इस्तेमाल किया। उसका मकसद ये था कि जो कैरेक्टर के इनर थॉट प्रोसेस है, जो उसके कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, जो उसके एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड किया जाए और उन्हें पोर्ट्रे किया जाए रीडर्स के सामने। अगर हम प्लॉट को देखते हैं तो उसके अंदर हमें पता लगता है जो फीमेल इंडिपेंडेंस है उसे बहुत ज़्यादा थ्रेट है पैट्रियार्की से, मेल डोमिनेंस, मेल डोमिनेटेड माइंडसेट से बहुत ज़्यादा उसको परेशानी का सामना है। और वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया, वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क से जेंडर रोल्स को चैलेंज किया। जेंडर रोल को उसने किस तरीके से चैलेंज किया, हम जानते हैं कि किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर जो ऑथर के माउथ पीसेस होते हैं वो उसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी को परपेचुएट करवाने के लिए हमारी जो ऑथर थी उन्होंने लिली ब्रिस्को का इस्तेमाल किया और लिली ब्रिस्को के ज़रिए जो विमेन के ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे उन्हें उन्होंने चैलेंज किया। लिली ब्रिस्को चैलेंजेस मेल डोमिनेंट सोसाइटी टू अचीव इंडिविजुअलिटी। लिली ब्रिस्को अब ऐसा कैरेक्टर थी कि जो इंडिपेंडेंस चाहती थी, जो कि इंडिविजुअल होकर रहना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने मेल डोमिनेंट सोसाइटी को चैलेंज किया। उनकी जो पेंटिंग थी, आप पूरे नावल के प्लॉट को देखें तो उनमें वो एक पेंटिंग कर रही होती हैं जो नावल के स्टार्ट में वो शुरू करती हैं और नावल के एंड में उसको कंप्लीट करती हैं। तो उनकी जो पेंटिंग की फिनिश्ड फॉर्म है वो हमें क्या जाहिर करती है कि वो एक लिबरेटेड आर्टिस्ट यानी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं जो कि फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हैं। तो सिंबलिज्म के में भी अगर हम डिस्कस करें तो उनकी जो पेंटिंग है उसकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। लिली को भी जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए वो पहला काम करती हैं कि वो शादी नहीं करती ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहें। वो इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना चाहती हैं, वो फ्रीडम लवर हैं। उनकी अपनी पेंटिंग से भी ये चीज़ जाहिर होती है। चार्ल्स टेंसले जो कि मिस्टर रैमसे के स्टूडेंट हैं और उनकी मेटाफिजिकल वे में तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देते हैं लिली ब्रिस्को के बारे में। उनका मानना यह है कि औरतें जो हैं वो ना तो आर्टिस्ट अच्छी हो सकती हैं, ना वो पेंट कर सकती हैं, ना वो लिख सकती हैं। उसके लिए सिग्निफिकेंट कोट मैंने टेक्स्ट से लिया है कि वुमेन कैंट पेंट कैंट राइट। लिली ब्रिस्को ने क्या किया, लिली ब्रिस्को ने ये साबित किया है कि विमेन एक अच्छी आर्टिस्ट हो सकती हैं। उस सोसाइटी के अंदर उस माइंडसेट को चैलेंज किया कि जो माइंडसेट ये सोचता था कि विमेन का आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, विमेन का ताल्लुक है तो बस इस चीज़ से ताल्लुक है कि वो डोमेस्टिक टास्क परफॉर्म करे,
अपने बच्चों की केयर करे और अपने मियाँ की केयर करे। मिसेस रैमसे हम जानते हैं कि एक टिपिकल डोमेस्टिक वुमेन है जो कि हाउस होल्ड वर्क करती हैं। हमने लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर देखा, उस पर फेमिनिज्म अप्लाई किया। अब मिसेस रैमसे को देखते हैं। मिसेस रैमसे बहुत ज़्यादा चेंज कैरेक्टर है। वो एक टिपिकल डोमेस्टिक वुमेन है कि जो कि हाउस होल्ड वर्क, जो घर का काम है, उसे करने में बहुत ज़्यादा मुतमईन है। मिसेस रैमसे को जो प्लॉट के अंदर फ्री स्पेस नहीं दी गई, यानी उनके कैरेक्टर को डेवलप नहीं कराया गया। बिगनिंग से एंड तक उनका कैरेक्टर एक ही रहता है। बहुत कम फेज़ के लिए आती हैं, जो द विंडो पार्ट है उसके अंदर आती हैं, टाइम पासिस के अंदर वो इस दुनिया से चली जाती हैं, तो उनका कैरेक्टर जो है उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कराया गया। तो ये जाहिर करता है कि जो एटीट्यूड था वर्जीनिया वुल्फ का, वो थोड़ा सा रेसिस्ट एटीट्यूड हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिसेस रैमसे, कि जो डोमेस्टिक टास्क परफॉर्म करने में कंटेंट है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर अपने फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली टास्क को परफॉर्म करना चाहता है, तो उसने उन कैरेक्टर्स को ज़्यादा अहमियत या तवज्जो नहीं दी। रादर वो कैरेक्टर्स जो कि सोसाइटल फाउंडेशंस जो हैं, जो सोसाइटी की फाउंडेशन जो फैमिली सेटअप को चैलेंज करते हैं, उन कैरेक्टर्स को उसने बहुत ज़्यादा हाइप दी, जैसे लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर है। ये मिसिस रैमसे का कैरेक्टर है जो कि रैमसे फैमिली जो है उसे बहुत ज़्यादा जोड़ के उसने रखा हुआ है। शी इज़ द कैरेक्टर who is sharing the responsibility of the family. She is a perfect homemaker. अब वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया? वर्जीनिया वुल्फ ने यह किया कि उसने मिसेस रैमसे का जो रोल था उसे एक्नॉलेज नहीं किया। फिर वही बात हम करेंगे कि उसने जो इंडिविजुअलिटी है उसकी आइडियोलॉजी को परपेचुएट किया। उसने फैमिली ओरिएंटेड इंडिविजुअल को बिल्कुल नलिफाई कर दिया। उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने नावल के थ्रू कि जो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ या बीवियां अपने शौहर और बच्चों के साथ रहना चाहती हैं, उनकी अपनी कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी नहीं होती, उनकी अपनी कोई ग्रूमिंग नहीं होती, उनका अपना ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। रादर उन्होंने जो एक फ्रीडम लविंग कैरेक्टर था लिली ब्रिस्को, उसको बहुत ज़्यादा आगे मोटिवेट किया और उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया अपने नावल के अंदर। अब इस नावल के अंदर एक और चीज़ आप देखेंगे, इस नावल के अंदर ये है कि वो विमेन जो कि जेंडर रोल्स को एक्सेप्ट कर रहती हैं, उनके लिए वो जो फॉर्च्यून है उसे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। प्रू रैमसे हैं, मिसेस रैमसे की बेटी हैं, जो कि शादी कर लेती हैं और शादी के बाद उनकी चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाती है। उसके अलावा मिसेस रैमसे की भी अचानक मौत हो जाती है। तो ये वो जाहिर करना चाहती हैं कि जो जेंडर रोल्स को औरतें लेकर चलती हैं, उन औरतों की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं होती। जो ज़िंदगी गुजारती हैं वो भी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं होता, रैशनल कोई नहीं होता उनकी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी गुजारने के मेथड के ज़रिए ही उनके ऊपर मिसफॉर्च्यून आ जाती है। अब क्रिटिकल कमेंट्स को देखते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स में हम ये चीज़ ऐड करेंगे कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को अगर इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो फेमिनिज़म पूरी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम लें, उनका सोसाइटल सेटअप उसे हम एनालाइज करें, तो हमारे घर के अंदर हमारी औरतें हमारे घरों को चलाती हैं, उनको बराबरी के हुकूक मिलते हैं, घर का जितने मामलात होते हैं वो औरत के हाथ में ही होते हैं। उसके अलावा जो मेल हैं उनकी यही कोशिश होती है कि अपनी औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो वो दे सकें। तो जो हमारी सोसाइटी की जो फाउंडेशंस हैं वो इस बेस के ऊपर हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ज़्यादा हार्शली क्रिटिसाइज़ किया। कुछ इवल्स और इल्स हैं हमारे सोसाइटल सेटअप के ऊपर, बट दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज़ इवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। That's all. Thank you so much. Do subscribe to the channel and hit the bell icon.